गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए बेटा, हमारा जो चैप्टर नंबर 5th है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि सीक्वेंस और सीरीज में हमारे जो इम्पोर्टेंट ब्रांच है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, आप अगली क्लास में जाओगे 11th में तो आपको सीक्वेंस और सीरीज की और इम्पोर्टेंट जो ब्रांच है वो मिलेगी जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये आपको दो ब्रांचेज और मिलेंगे, इनका भी हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे क्लास 11th में। आज हम एक नए चैप्टर के साथ आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर। देखिए हम डिस्कस करना चाहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोज होते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले यानी उसका जो सपोर्ट है वो कहां से आ रहा है, इसको उन सभी के बारे में हम बातचीत करना चाहेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा है, यानी हम बातचीत करेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ के बारे में भी, कैसा इसका ग्राफ बनता है, इसके जीरोज जो होते हैं या रूट्स जो होते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं, इसमें कितने रूट्स होते हैं, हाउ मेनी रूट्स, कितने रूट्स होंगे इसमें, इन सभी बातों के बारे में हम बातचीत करेंगे। लेकिन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं उसके स्पोर्ट के ऊपर, यानी कि क्वाड्रेटिक का जो चैप्टर है वो हमारा एक प्रीवियस चैप्टर पॉलिनोमियल्स के ऊपर डिपेंड है, पॉलिनोमियल्स पे डिपेंड है। ये जो चैप्टर है ये पॉलिनोमियल्स पे डिपेंड होगा। पॉलिनोमियल्स के बारे में पहले हमें थोड़ा सा विस्तार से पता होना जरूरी है, क्योंकि पॉलिनोमियल्स और इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आगे आएगी, पहले हम इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉलिनोमियल्स और इक्वेशंस ये दोनों चैप्टर आपस में रिलेट होते हैं, आपस में रिलेट होंगे। तो पहले हमें पॉलिनोमियल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद हम इक्वेशंस पे जाएंगे और फिर उसके बाद इनकी कुछ ग्राफिकली या जीरोज रूट्स के बारे में, या फिर इसके हमें अपने फिजिकल लाइफ में भी इसका हम आगे कैसे यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारी फिजिकल लाइफ में भी यूज होता है, हमारी जो फिजिकल लाइफ है, फिजिकल लाइफ में भी इसका यूज किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी कि एप्लीकेशन में आ जाएगा, ये एप्लीकेशन में आएगा जो हम चैप्टर नंबर 4th में पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस पे भी हम जिक्र करेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि पॉलिनोमियल्स जो है वो क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन बताना चाहूंगा। पॉलिनोमियल्स एक कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर्स और वेरिएबल्स में, एक कॉम्बिनेशन रियल नंबर और वेरिएबल्स में कॉम्बिनेशन होता है, और उस वेरिएबल की यहां पर जो पावर होगी वो हमेशा होल नंबर रहती है। जैसे देखिए मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहूंगा, पॉलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ये एक कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन किस का, वेरिएबल और रियल नंबर्स का। किस तरह से होता है कॉम्बिनेशन, देखिए जैसे कि मैं लिखता हूं यहां पे a n x to the power n प्लस a n minus 1 x to the power n minus 1 प्लस a n minus 2 x to the power n minus 2 और अप टू लास्ट में देखिए यहां पे आपके पास ये a n है, यहाँ a n minus 1 हुआ, यानी एक कम होता गया है, तो लास्ट में ये आपका n minus n, यानी कि n minus n का मतलब a 0 पे चला जाएगा और x की पावर भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये आपके पास इस तरह से जो फॉर्म होती है, ये फॉर्म पॉलिनोमियल्स की फॉर्म होती है। यहां पर जो हमारे पास a0 है, a0 भी बोलते हैं इसको, a0 ये हमारा, इससे प्रीवियस जो टर्म होगी उसमें a1 होगा, फिर a2 आएगा, फिर a3 होगा, ऐसे लास्ट में हमारे पास an-1 और an, जैसे ये वाले हैं an-1, an-2 और ये a0, ये सारे क्या होते हैं,
ये सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं, आर रियल नंबर्स। ये सारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। सभी वैल्यूज है ये रियल नंबर्स होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। ये हमारे पास कांस्टेंट रियल नंबर्स मिलते हैं। दूसरी बात इसमें ये हमें समझने लायक है कि जो यहाँ पे पावर होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ये जो पावर है n -1 n -2 और ये तो x टू द पावर 0 है। यहां पर जो ये पावर है ये कभी भी आपको अगर होल नंबर के अलावा कुछ और मिलती है किसी कॉम्बिनेशन में तो वो पोलिनोमियल नहीं होता है। ये पोलिनोमियल की खास पहचान है, ये ध्यान रखिए। वेरिएबल आपके पास चाहे x हो, चाहे वेरिएबल y आ जाए, चाहे वेरिएबल z आ जाए, यानी आपके पास वेरिएबल x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, t भी हो सकता है, u भी हो सकता है, v भी, s भी, m भी। इस तरह के आपके पास वेरिएबल्स में हम पोलिनोमियल्स की फॉर्म बना सकते हैं। अब पोलिनोमियल्स में ये सबसे बड़ी पहचान है कि वेरिएबल की पावर हमेशा है उसको होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, पावर को होल नंबर होना जरूरी होता है। पावर ऑफ वेरिएबल्स मस्ट बी होल नंबर। तो यहां पे ये आपका एक पॉइंट होगा, पावर ऑफ एवरी वेरिएबल इन एवरी टर्म शुड बी होल नंबर। यानी कि जो आपकी पावर होगी यहाँ पे प्रत्येक टर्म में प्रत्येक वेरिएबल की जो पावर होगी वो होल नंबर होना जरूरी है। अगर वो होल नंबर नहीं है तो वो आपका एक पोलिनोमियल की फॉर्म नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे मेरे पास एक पोलिनोमियल है, मैंने यहां लिख दिया √x + 9। अब ये मैंने पोलिनोमियल लिखा है, तो क्या आपको बताना है कि ये वास्तव में एक पोलिनोमियल कहने लायक है या नहीं है? हमें ये यहाँ पे बताना है कि क्या ये पोलिनोमियल कहने लायक है या नहीं है। तो ये पोलिनोमियल के लायक है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ वेरिएबल है तो x मिल गया हमें, लेकिन इसकी पावर कितनी होगी? x की पावर आ गई 1/2, और 1/2 होता है वो होल नंबर नहीं होता है। 1/2 इज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी 1/2 है होल नंबर नहीं होता है। होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है अप टू इन्फिनिटी तक चलता है, यानी कि फ्रैक्शन में या पॉइंट में कोई भी वैल्यू अगर होती है तो वो होल नंबर में नहीं होती है। होल नंबर का मतलब हम यहाँ पे कहेंगे 0 से स्टार्ट होंगे अपने पास ये सारे होल नंबर ही होते हैं और ये सभी पूर्ण वैल्यूज होती है। ठीक है, इनके बीच की कोई भी पॉइंट की वैल्यू हम नहीं लेते। अगर पॉइंट की वैल्यू आती है या भिन्न में आते हैं तो वो होल नंबर में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी डेफिनेशन थी इसकी। ये इसकी एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात बताई गई है वो था। अब मैं टाइप्स के बारे में जिक्र करना चाहूंगा कि पोलिनोमियल्स की कौन कौन सी टाइप्स है। जैसे जैसे हमें पोलिनोमियल्स की टाइप्स के बारे में पता लगेगा हम वैसे वैसे इक्वेशंस के बारे में भी पता लगा सकते हैं, यानी पता लग जाएगा हमें। कहने का मतलब ये हुआ आपको अगर पोलिनोमियल्स की डिटेल पता है तो इक्वेशन की डिटेल भी आप आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पे पोलिनोमियल्स की टाइप्स के बारे में जिक्र करना चाहूंगा मैं। तो देखिए पोलिनोमियल्स यहाँ पे दो तरीकों से डिवाइड किया जाता है, यानी पोलिनोमियल्स को हम दो तरह से लिख सकते हैं। पोलिनोमियल्स की टाइप्स के बारे में जिक्र करूंगा तो एक पहली टाइप तो मैं यहाँ पे जिक्र करता हूं बेस्ड ऑन डिग्री। पोलिनोमियल की यहाँ पे दो तरह से बांटा जाता है, दो तरह से पोलिनोमियल को डिवाइड किया गया है। एक तो होता है बेस्ड ऑन डिग्री, जो पोलिनोमियल डिग्री पे बेस होते हैं। ठीक है, दूसरा यहां पे होता है पोलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स। बेस्ड ऑन टर्म्स, टर्म्स के आधार पे, यानी पोलिनोमियल्स को दो तरीकों से हम समझा सकते हैं कि दो तरीकों से इसकी टाइप को बता सकते हैं। बेस्ड ऑन डिग्री देखिए, यदि किसी पोलिनोमियल की डिग्री 1 हो, किसी पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, जिस भी पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उस पोलिनोमियल को हम लीनियर
पोलोनोमियल के नाम से जानते हैं, लीनियर पोलोनोमियल के नाम से जानेंगे। जिस पोलोनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर पोलोनोमियल। क्या बोलेंगे उसको? लीनियर पोलोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा लीनियर पोलोनोमियल का एग्जाम्पल जिसकी डिग्री 1 होती है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर से, वेरिएबल की जो पावर हो सबसे ज्यादा, उसको बोलते हैं डिग्री। तो यहाँ पे वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो अगर हमें 1 मिलती है तो उसको हम लीनियर पोलोनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आ जाएगा, जैसे मैंने लिख दिया x+2 y+9 m+ में 2, ठीक है, फॉर u -6। यानी कि ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं, ये मेरे पास एक लीनियर पोलोनोमियल के एग्जाम्पल हैं। लीनियर पोलोनोमियल का एग्जाम्पल है, इसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 1 है। ये वेरिएबल x है, यहाँ पे x की पावर 1 है, ये तो कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट में x की पावर 0 छिपी हुई होती है। जैसे x+2 है तो x+2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, x+2 गुणा में x+2 गुणा में x की पावर 0, ये x की पावर 1 हुई। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या मिली? हाईएस्ट पावर देखिए 0 और 1 में से क्या हुई? 1 हुई, और 1 हुई तो वो डिग्री 1 हो गई। डिग्री 1 हो गई तो कौन सा पोलोनोमियल बन गया? वो लीनियर पोलोनोमियल बन गया। इसी तरह से हर एक टर्म में ऐसा किया जा सकता है। दूसरी बात, डिग्री के बेस पे आपके पास अगर हमारे पास डिग्री 2 आती है तो वो जो पोलोनोमियल होगा वो आपका क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल होगा। कौन सा पोलोनोमियल बन जाएगा? क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। एक बात मैं यहां बताने भूल गया, जो लीनियर पोलोनोमियल होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, लीनियर पोलोनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax+b। स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूं यहां पे, ax+b, ये होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। a और b होते हैं ये यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज होती है, और a का मान है वो 0 यहाँ पे नहीं हो सकता। अगर 0 हो गया तो फिर ये यहाँ पे x के साथ गुणा होगी तो खत्म हो जाएगा, 0 बन गया, फिर केवल ये b बच गया, और b कांस्टेंट है तो फिर ये लीनियर पोलोनोमियल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, ये तो फिर कांस्टेंट पोलोनोमियल बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे a का जो मान होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है, अगर डिग्री 2 हो यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल होता है। और क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल जो हमारे पास है उसका एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी होती है ax² प्लस में bx और प्लस में c। यहां पर a, b, c ये रियल नंबर होते हैं, और a की जो वैल्यू होगी वो 0 नहीं होती है। ये हमारा होता है क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल, जिसमें ax² प्लस bx प्लस c की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है इसको, और यहाँ a b c है वो एक रियल नंबर रहेंगे, a यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे यहां देखिए क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल मैं लिख देता हूं 2x² प्लस 9x प्लस में 6, ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखते हैं तो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 0 लिख सकते हैं, और यहाँ x की पावर 2 है। तो हाईएस्ट पावर देखिए 0, 1 और 2, इसमें से हाईएस्ट पावर हमारी क्या हो गई? 2 हो गई हाईएस्ट पावर। अगर 2 हाईएस्ट पावर है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये कैसा आपके पास पोलोनोमियल है? क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल है, ठीक है। इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स बनाए जा सकते हैं। x² प्लस में 6x प्लस में 9, ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यहां पर भी x की पावर देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई? 2 हुई। तो ये भी आपके पास किसका एग्जांपल हुआ? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जांपल हो गया, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है आपका। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट में। अगर आपके पास डिग्री 3 हो, डिग्री 3 होती है तो वो हमारा पोलिनोमियल होता है, उसको बोलते हैं हम क्यूबिक पोलिनोमियल, उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री
अगर हमारे पास डिग्री 3 होती है तो वो होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। डिग्री 3 होने का मतलब यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल से है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं लिखना चाहूंगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस में डी। ये हमारे पास होती है क्वाड्रेटिक क्यूबिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां पर ए बी सी डी ये सारे रियल नंबर्स होते हैं और ए की वैल्यू यहां पर भी जीरो नहीं होगी। जो ए होता है वो जीरो के बराबर नहीं होगा। बाकी सारी की सारी टर्म्स ए बी सी और डी है वो आपकी रियल नंबर्स हो सकती है। ए की वैल्यू जीरो यहां पे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब ए का मान जीरो हो गया तो ये एक्स क्यूब की जो टर्म है वो तो हट ही जाएगी और एक्स क्यूब की टर्म हट गई तो फिर पीछे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मेट रह जाएगा, इसलिए ये क्यूबिक फॉर्मेट नहीं रह पाएगा। तो हम कह सकते हैं ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ये आपका है डिग्री 3 के लिए क्यूबिक पोलिनोमियल। डिग्री 3 के अपने पास बहुत सारे एग्जांपल बनाए जा सकते हैं। डिग्री 3 के जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, हमारे पास डिग्री 3 का एग्जांपल है 5x क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर 9x प्लस में 6। ये एग्जांपल है। ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है, इसकी जो डिग्री 3 है वो कैसे पता लगेगी हमें? डिग्री 3 का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज गोइंग ऑन 3, यानी यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो डिग्री 3 हो गई। हाईएस्ट पावर 3 हो गई, डिग्री 3 हो गई, तो ये कौन सा पोलिनोमियल हो गया? क्यूबिक पोलिनोमियल बन जाएगा। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। अगर डिग्री हमारे पास 4 हो, फोर्थ टाइप आपके पास आती है, डिग्री 4 होती हो तो वो आपका पोलिनोमियल है, उसको बोलते हैं हम बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं उसको। जिस पोलिनोमियल की डिग्री 4 हो जाती है, हाईएस्ट पावर 4 हो जाती है, तो उस पोलिनोमियल को बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में हम बताना चाहें तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? देखिए यहां लिख देता हूं मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी, बाई क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स टू दी पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस में डी एक्स प्लस में ई। यानी कि जो हाईएस्ट पावर है वो हमारे पास 4 होनी चाहिए। यहां पर 1 है, वेरिएबल की हाईएस्ट वेरिएबल की पावर, यहां पे वेरिएबल की पावर 0 है, यहां वेरिएबल की पावर 2 है, यहां 3 है और यहां 4 है। इसका मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहां कितनी हुई? 4 हुई। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 हुई तो हम कह सकते हैं कि आपका कौन सा पोलिनोमियल हो गया? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यदि आपके पास डिग्री 4 होती है तो उसको बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोला जा सकता है। और इसमें a की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। बाकी सभी टर्म्स a b c d e ये सारी की सारी वैल्यू क्या होंगी? एक रियल नंबर में बिलोंग करेंगे। यानी ये सारी की सारी वैल्यू जो होती है a b c d e ये कांस्टेंट होती है और रियल नंबर्स होती है। बस ये कंडीशन है इसमें कि a का मान 0 नहीं होगा। तो ये तो आपके पास आता है डिग्री के तौर पे। इसके बाद हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, डिग्री 5 हो, डिग्री 6 हो, डिग्री 7 हो, ऐसे आपके पास ये चलता रहता है आगे और पोलिनोमियल्स की टाइप चलती रहती है। ठीक है, इस तरह से हम एनएस तक जा सकते हैं। इसके बाद में हम आगे चलते हैं बेस ऑन टर्म्स। टर्म्स के आधार पे, पदों के आधार पे हम पोलिनोमियल्स को किस तरह बांटते हैं। पोलिनोमियल्स के यहाँ पे 2 तरह से बांटा जाता है। एक तो पोलिनोमियल को बांटा गया है डिग्री के आधार पे और एक बांटा गया है यहाँ पे पदों के आधार पे। पदों का मतलब टर्म्स, वो भी बताइए किस तरह से आपका टर्म्स के आधार पे बांटा जाता है। इसमें एक छोटी सी टाइप और बता देता हूं मैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल भी आ जाता है। कांस्टेंट पोलिनोमियल वो होता है जिस पोलिनोमियल में प्योर कांस्टेंट होते हैं, प्योर कांस्टेंट, और अगर 0 होता है तो वो 0 पोलिनोमियल बन जाता है। कांस्टेंट पोलिनोमियल की भी 2 ब्रांचेज होती हैं। देखिए यहां पे मैं इसके बारे में बता देता हूं आपको।
कांस्टेंट पोलोनोमियल होता है, कांस्टेंट पोलोनोमियल, कांस्टेंट पोलोनोमियल है जिसमें x की जो पावर है वो 0 होती है, जिसमें x की पावर 0 होती है। जैसे मैंने लिख दिया -7, 5, 2, ये सारे कांस्टेंट पोलोनोमियल है। और यदि आपके पास px इक्वल टू 0 लिखा जाए तो ये एक कांस्टेंट पोलोनोमियल तो है, लेकिन एक स्पेशल पोलोनोमियल भी होता है, इसको जीरो पोलोनोमियल भी बोला जाता है। ये px का मतलब होता है पोलोनोमियल को हम x की फॉर्म में लिखते हैं, जो अभी अभी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, ये वाली, ये आपकी px के इक्वल होती है। तो px को तो हम पोलोनोमियल से लिखते हैं, पोलोनोमियल को px से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपका कोई पोलोनोमियल 0 के बराबर हो तो इसका मतलब वो एक जीरो पोलोनोमियल है, वो क्या होगा, जीरो पोलोनोमियल का हो जाएगा एग्जांपल। लेकिन अगर इस तरह से हो तो वो होता है कांस्टेंट पोलोनोमियल। ठीक है, ये आपका इसी पार्ट में ऐड हो जाते हैं। अब बेस ऑन टर्म्स की बात करते हैं। टर्म्स के आधार पे, टर्म्स के आधार पे सबसे पहला आपका आता है मोनोमियल। मोनोमियल होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल का मतलब जहां पे ओनली वन टर्म हो, ओनली वन टर्म, केवल एक टर्म जहां पे मिलती हो हमें, वो होता है मोनोमियल। उस पोलोनोमियल का नाम होता है मोनोमियल। यानी कि जैसे मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर, एक ही टर्म है यहां, इसके अलावा मैंने लिख दिया जैसे x या 5x या 2, ये सारे के सारे जो एग्जांपल हैं ये मोनोमियल के ही हैं, इसमें एक ही पद है, एक ही टर्म है। हालांकि ये अपने आप में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई भी कर रहा है और ये लीनियर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ये लीनियर की, ये कांस्टेंट की। बाकी मोनोमियल जो होता है उसकी क्वालिटी यही होती है कि एक ही पद हो, वहां पे केवल एक ही टर्म हो, चाहे वो क्यूबिक का हो, चाहे वो बाई क्वाड्रेटिक का हो, x टू द पावर 4 भी हो सकता है, ठीक है नहीं, t टू द पावर 5 भी हो सकता है, यानी अपने आप में एक ही टर्म होती है वो खुद, तो वो होता है मोनोमियल, ओनली वन टर्म जहां पे आती हो। इसके बाद आता है बाइनोमियल। सेकंड हमारे पास आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब जहां पे एक कॉम्बिनेशन हो दो टर्मों का, जहां पर दो टर्मों का कॉम्बिनेशन हो, कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स, यानी दो टर्म्स आपस में ऐड हो रही हो, सब्ट्रैक्ट हो रही हो, इस तरह का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। डिवाइड और मल्टी हो रही है तो वो आपका कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता बाइनोमियल में, वो तो फिर मोनोमियल में चली जाती है। जैसे मैं लिखना चाहूं कि 5x अपॉन में 9, तो ये तो डिवाइड तो हो गए 5x और 9, लेकिन ये एक ही पद है, ये मोनोमियल है। ये क्या है हमारे पास, मोनोमियल है, ये बाइनोमियल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इस तरह लिखना चाहूं कि 5x प्लस में 9, तो ये क्या बन गया, बाइनोमियल बन गया। यहां पे कितने पद हो गए, दो पद हो गए, ये बाइनोमियल बन गया आपका। यानी कि 5x हो गया अलग से और 9 हो गया अलग से, बीच में क्या आ गया, प्लस आ गया। प्लस या माइनस से कोई भी दो पद आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वो आपका होता है बाइनोमियल, जहां पे दो टर्म्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ax प्लस b भी लिखा जा सकता है, इसमें भी दो टर्म है। x स्क्वायर जमा 9 भी लिखा जा सकता है, ठीक है नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो x की पावर 3 जमा में 3x, यहाँ पे दो ही टर्म है अपने आप में, ये भी एक क्या है, बाइनोमियल है। इसके अलावा और भी लिख सकते हैं हम x स्क्वायर प्लस में 6x, ये भी क्या है, बाइनोमियल है, दो ही टर्म इसमें है। तो जहां पे दो टर्म मिलती है आपको, वो क्या होता है, बाइनोमियल होता है। बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है दो से, और नोमियल आपका हो जाएगा पोलिनोमियल में, तो बाइनोमियल इसके नाम से भी यहाँ पे हमें जाहिर होता है बाइनोमियल, दो टर्मों का संबंध है यहाँ पे। इसके बाद आगे चलते हैं हम थर्ड टाइप में, ट्रिनोमियल्स। ट्रिनोमियल्स देखिए जिसमें 3 टर्म्स होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 टर्म्स, जहां पे 3 टर्मों का कॉम्बिनेशन हो वो आपका ट्रिनोमियल्स होता है।
तीन टर्मों का कॉम्बिनेशन, जहां पर जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बताना चाहें, तीन टर्मों का कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जांपल जैसे आ जाए x³ जमा में 3x जमा में 2, ये आपके पास कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे तीन टर्म्स है। कितनी टर्म्स है? तीन, यानी तीन पद है यहाँ पे। जब तीन पद आपके पास आते हैं तो वो आ जाता है ट्रिनोमियल्स में। इसके अलावा हम ये भी एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, ट्रिनोमियल्स का एग्जांपल 5x प्लस में 6 और प्लस में मैं लिख देता हूं x², ये भी ट्रिनोमियल का एग्जांपल है। इसमें भी तीन टर्म होंगी। जहां पे तीन पद आ जाते हैं, तीन टर्म हो जाती हैं, वहां पर हम कह सकते हैं कि वो ट्रिनोमियल है। यहाँ पे डिग्री से मतलब नहीं होता है, डिग्री चाहे यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ हमें होता है टर्म्स से मतलब। ये जो आपका ना बेस ऑन टर्म्स, इसका मीनिंग देखिए, बेस ऑन टर्म्स, पदों के आधार पे, यानी यहाँ पे पद एक हो तो मोनोमियल, पद दो हो तो बाइनोमियल, पद तीन हो तो ट्रिनोमियल, और इससे ज्यादा अगर पद मिल जाए हमें तो मल्टीनोमियल्स, मल्टीनोमियल्स बोला जाता है। अगर इससे ज्यादा पद मिलते हैं हमें, 4 पद मिल जाए, 5 पद मिल जाए, 6 पद मिल जाए, इस तरह की इक्वेशन हमें पॉलिनोमियल हमें मिल जाता हो तो उसको बोलते हैं मल्टीनोमियल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं 4x की पावर 4 प्लस में 3x² प्लस में 9x प्लस में 6, ठीक है। तो ये आपके पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन टर्म्स के आधार पे बोला जाएगा तो हम इनको मल्टीनोमियल्स में ले जा सकते हैं। टर्म्स के आधार पे पूछे तो पावर अगर आपकी 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो तो उसको तो हम यहाँ पे डिग्री के आधार पे ब्रेक करते हैं, लेकिन पदों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी तो वो आपका मल्टीनोमियल्स में चला जाता है। तो ये हमारे पॉलिनोमियल्स की टाइप्स हैं, ये हमारे पॉलिनोमियल्स की टाइप्स हैं। और जितनी भी पॉलिनोमियल्स की टाइप्स हैं उन सभी टाइपों को यहाँ पे जो डिग्री के आधार पे हैं, जिसमें डिग्री 1 हो, डिग्री 2 हो, डिग्री 3 हो, डिग्री 4 हो, अगर मैं इन सभी को इक्वल टू 0 लिख देता हूं तो वो आपकी क्या बन जाती हैं? वो एक इक्वेशंस का रूप ले लेती हैं, और इक्वेशंस का रूप ले लेती हैं यदि मैं इन सभी डिग्रीज के आधार पे जितने भी पॉलिनोमियल्स हमारे पास हैं, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, और भी बनेंगे, सभी के इक्वल टू में मैं 0 लिख देता हूं तो वो आपका क्या बन जाता है? इक्वेशंस बन जाएंगी। इतना ही फर्क हमारे पास होता है पॉलिनोमियल और इक्वेशंस में। पॉलिनोमियल्स होता है उसके इज इक्वल टू में कभी 0 नहीं आएगा। हाँ, अगर हमें रूट्स निकालने हो, रूट्स हमें डिफाइन करने हो, तो ही वहां पे पॉलिनोमियल के इक्वल टू में हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है। और किसी पार्टिकुलर पॉलिनोमियल के हम इक्वल टू 0 लिख सकते हैं तो हमें रूट्स डिफाइन करने हैं, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो देखिए आगे, ये आपका पॉलिनोमियल का बेसिक था। पॉलिनोमियल के ऊपर ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अटैचमेंट देंगे और इक्वेशंस को अटैचमेंट देंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर इसको आगे लेके चलता हूं। जैसे कि देखिए आपके पास डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है। डिग्री 1 का पॉलिनोमियल होता है ax प्लस b, ये हमारा px है। अगर मैं इस px को 0 के इक्वल रख लेता हूं तो ये आपका बन जाता है ax प्लस b इक्वल टू 0। अब ये एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी, ये क्या बन जाएगी? एक इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन जो यहां लिखी है मैंने इक्वेशन, इसकी डेफिनेशन यही होगी कि आपके पास यदि कोई पॉलिनोमियल px है, पॉलिनोमियल कोई px है और उस पॉलिनोमियल को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं तो वो पॉलिनोमियल आपका इक्वेशन का रूप ले लेता है। इज इक्वल टू 0 लिख दिया तो इक्वेशंस का रूप ले लेता है वो पॉलिनोमियल। जैसे हमने फर्स्टली या डिग्री 1 के बारे में बात की तो ax प्लस b इक्वल टू 0 आया, हमने 0 के इक्वल पुट किया तो ये हो गया, ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अगर हम इसके रूट्स के बारे में बात करें, इसका हमें रूट्स निकालने हो, इसके जीरो निकालने हो, तो यहां से हमें लिख सकता हूं ax बराबर माइनस बी और x बराबर हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तो ये हमारे पास आ जाएंगे रूट्स, यानी इसको हम बोलते हैं रूट्स या जीरोस, रूट्स बोल देंगे या इसको हम बोलेंगे जीरोस।
दूसरी बात, अगर डिग्री 2 के आधार पे बात करें हम, जहां पर डिग्री 2 हो, डिग्री 2 जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपके पास कोई पोलोनोमियल है, और इस पोलोनोमियल को अगर मैं 0 के इक्वल रखता हूं, px को 0 के इक्वल पुट करूंगा तो यहां पे आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां पे a का मान है वो 0 नहीं होगा, और a b और c ये तीनों रियल नंबर रहेंगे, a b c तीनों रियल नंबर रहेंगे, a की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं रहेगी। तो ये जो आपके पास बनेगी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी है, इसमें डिग्री आपकी 2 हो जाती है और यहां पे a का मान 0 नहीं होता है। अब जितनी आपके पास डिग्री होंगी उतने ही रूट्स होते हैं, उतने ही रूट्स होते हैं, चाहे वो पोलिनोमियल के निकालने हो चाहे वो इक्वेशन के निकालने हो। जितनी हमारी डिग्री होती है, जैसे यहाँ डिग्री 1 है तो एक रूट आएगा x इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहां पर आपके पास डिग्री 2 है तो इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट होंगे, इसके 2 जीरोज होंगे, इसके 2 रूट होंगे या 2 जीरोज होंगे, और इन दोनों के दोनों रूट्स को निकालने का हम आगे मेथड भी सीखेंगे। जैसे कि मैंने यहां बताया कि हमें इसके जीरोज को निकालना है, रूट्स को निकालना है, तो उसका मेथड भी हम अप्लाई करेंगे। रूट्स को निकालने के लिए हम मेथड पढ़ेंगे, क्या क्या मेथड पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में सीखेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में सीखेंगे हम। इसके बाद में हम बात करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। इसके बाद हम श्रीधराचार्य रूल, श्रीधराचार्य रूल यानी कि हमारा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम एक श्रीधराचार्य रूल के अकॉर्डिंग भी रूट्स डिफाइन किए जा सकते हैं। बाई क्वाड्रेटिक मेथड बोलते हैं, क्वाड्रेटिक मेथड बोलते हैं उसको, क्वाड्रेटिक मेथड इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक मेथड। क्वाड्रेटिक मेथड कह दीजिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर कह दीजिए मेथड, और फैक्टराइजेशन, ये आपके 3 तरीके हैं। इसको हम श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक मेथड को श्रीधराचार्य रूल से भी जाना जाता है। तो 3 तरीकों से हम इसके जीरोज या रूट्स निकाल सकते हैं। किसके निकाल सकते हैं, डिग्री 2 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी, इसके हम 2 रूट इस तरीकों से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास डिग्री 3 की बात की जाए इक्वेशन के तौर पे, तो हमारे यहां पे डिग्री 3 में ये इक्वेशन है ax³ जमा bx² जमा cx जमा d, ये तो पोलोनोमियल में है। अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो इसको किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे, और इक्वल टू 0 होते ही ये इक्वेशन बन गई। और इक्वेशन बन गई तो अब आप इसके रूट्स निकाल सकते हैं, और यहाँ पे कितने रूट होंगे हमारे पास, 3 रूट होंगे, यानी 3 जीरोज होंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैं बताना चाहूंगा अपने पास जितनी भी डिग्रीज होंगी यहाँ पे, उन सभी के अकॉर्डिंग हम अगर पोलिनोमियल को 0 के बराबर रखते हैं तो वो पोलिनोमियल आपका इक्वेशन का रूप ले लेता है, और वहां से हम फिर रूट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूंगा एक छोटी सी बात, ग्राफिकली हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिकली कैसे बना सकते हैं, इक्वेशंस को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और देखिए एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा मैं पहले, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। जैसे कि मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² जमा bx जमा c बराबर 0। यहां पर a का मान है वो 0 नहीं होगा, a b और c है वो रियल नंबर होते हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात का मैं जिक्र कर रहा हूं, यहां डिग्री 2 है तो रूट कितने होंगे, 2 होंगे। डिग्री 2 है तो रूट कितने होंगे, 2 होंगे। तो हम यहां पे रूट अज्यूम कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स, अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स,
हम इसके दो रूट अज्यूम कर लेते हैं, अल्फा और बीटा। तो यहां पे अल्फा और बीटा का सम होता है सम ऑफ टू रूट्स। सम ऑफ रूट्स कह सकते हैं, सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा और बीटा का जोड़, और ये किसके बराबर रहेगा, माइनस बी अपॉन ए के बराबर। यानी कि b क्या है हमारे पास, व्हाट इज b? b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, x का गुणांक। चाहे यहां पर निशान प्लस का है चाहे माइनस का है, आपको यहां पर निशान उसका जैसा है वैसा का वैसा रखना है। ये माइनस है, ये एक्स्ट्रा है, ये माइनस एक्स्ट्रा है। बाकी इस b का साथ यहां पर प्लस है तो आपको प्लस लिखना है, माइनस हो तो माइनस लिखना है। ये माइनस तो आपको लगाना ही होगा, चाहे यहां माइनस दे रखा हो चाहे नहीं दे रखा हो। अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में बात करें, यानी कि अल्फा गुना बीटा, अल्फा और बीटा आपके पास दो रूट माने हमने, तो उनका सम ये होता है माइनस बी बाई ए, और उनका प्रोडक्ट अल्फा गुना बीटा है वो होता है सी बाई ए। अब सी क्या होता है, सी हमारे पास होता है कांस्टेंट वैल्यू, और ए क्या होता है, व्हाट इज ए? ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, and c is remaining value that constant। अगर आपकी इक्वेशन x के बजाय y में है तो वहां पे a क्या बनेगा, y स्क्वायर का कोफिशिएंट। जैसे आपकी इक्वेशन इसके बजाय ऐसे भी हो सकती है, ay स्क्वायर प्लस में by और प्लस में c इक्वल टू 0, तो ये y के अंदर भी आ सकती है आपकी इक्वेशन। तो a क्या हुआ, y स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या हुआ, y का, और बाकी बची हुई वैल्यू कांस्टेंट हुई। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके ये कुछ फॉर्मूले हैं, इसको आपको याद रखना है, नोट भी करना है कि अगर अल्फा और बीटा हमारे पास दो रूट्स होते हैं तो उनका जो सम होता है यानी अल्फा प्लस बीटा वो माइनस बी बाई, और उनका जो प्रोडक्ट होता है वो अल्फा गुना बीटा सी बाई ए होता है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा। देखिए, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक का जिक्र करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जर्नल नॉलेज है वो हम आज अटेन करेंगे। तो सारी की सारी नॉलेज हम यहाँ पे बताएंगे आपको क्या क्या हो सकती है। तो ये रूट्स के बारे में जिक्र है। फिलहाल हमें इतना तो पता लग गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, जिसमें डिग्री 2 होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, और जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने रूट्स बनते हैं। तो यहाँ पे 2 हाईएस्ट पावर है तो 2 हमारे रूट्स होंगे, अल्फा और बीटा हो जाएंगे। ठीक है, अब अगली बात मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि कई बार क्या होता है कि हमें रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट गिवन में होता है और ये पूछा जाता है कि आप इक्वेशन निकालिए। ठीक है, नहीं, ध्यान से सुनिए इस बात को। कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं। ये पूछा जाता है कि आपको बताना है, इक्वेशन निकालिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए। यदि हमें सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन में हो तो, जैसे देखिए यहां पे मैं लिखता हूं, आपको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, मान लीजिए 5, आपको दिया हुआ है अल्फा गुना बीटा 6। ठीक है, तो हमें इन दोनों की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करनी है। बताओ ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसमें रूट्स का सम 5 हो और रूट्स की गुणा 6 हो। ऐसे हमें इक्वेशन बनानी है, तो उसका मैं यहां पे फॉर्मूला बताना चाहूंगा। डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है इक्वेशन निकालने का, तो लिखेंगे हम इक्वेशन ऑफ गिवन डिटेल या क्वाड्रेटिक फॉर्मेट, एक्स स्क्वायर के पहले मेरे को कांस्टेंट लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जमा बीटा गुना में एक्स और जमा अल्फा गुना में बीटा इक्वल टू 0।
ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन निकालने का तरीका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का हमें इस तरह का फॉर्मूला यूज करना होता है। अगर हमें सम ऑफ रूट्स दिया हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ हो, तो अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है तो k मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जमा बीटा गुना एक्स जमा अल्फा गुना बीटा इक्वल टू 0। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है तो ये फॉर्मूला आपका चेंज हो जाता है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जमा बीटा और प्लस में अल्फा गुना बीटा इक्वल टू 0 नहीं लिखना है। ये आपका फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का। यदि हमें इस तरह की दो वैल्यूज दी होती हैं तब इक्वेशन निकालनी है तो इक्वल टू 0 कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा इक्वेशन ऑफ पोलिनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में इक्वेशन निकालनी हो, यदि हमें प्रोडक्ट सम और प्रोडक्ट दिया हुआ हो जीरोज का तो ठीक है, और पोलिनोमियल में अगर हमें निकालना हो क्वाड्रेटिक फॉर्मेट तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे k क्या होता है, व्हाट इज k? k यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है। k इज एनी रियल वैल्यू दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, k यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हम लेंगे। k यहाँ पर क्या लेंगे, कई बार क्या होता है कि ये आपके पास जो a प्लस बी है ना वो हमें फ्रैक्शन में मिल जाएगा, भिन्न में, तो उस भिन्न को हम हटाने के लिए उस डिनोमिनेटर वाली टर्म को k अज्यूम करके सोल्व कर लेंगे। जैसे आपके पास यहाँ पे ये अल्फा जमा बीटा है, ये 5 की जगह पे 1/4 दिया हो तो आप अल्फा जमा बीटा यहाँ 1/4 रखोगे, तो वो जो 4 है उस 4 को मैं हटाने के लिए k का मान 4 ले लेता हूं, टेकिंग k इज इक्वल टू 4 और फिर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा सभी को, तो वो जो डिवाइड वाला है वो पोर्शन हट जाएगा। ये केवल इस डिवाइड वाले पोर्शन को हटाने के लिए यहाँ पे k का हम यूज करते हैं। अब मैं आता हूं ग्राफ के ऊपर। ये तो हमारा सारा बेसिक था इसके बारे में। अब ग्राफ के ऊपर आता हूं कि इक्वेशंस का हम ग्राफ कैसे निकाल सकते हैं वो, और क्या इसका ग्राफ होता है, किस तरह का बनाया जा सकता है ग्राफ। तो देखिए हम ग्राफिकली भी आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। जैसे कि हमारे पास कोई इक्वेशन लीनियर है, लीनियर इक्वेशन है, कोई लीनियर इक्वेशन हो, इसका ग्राफ पूछा जाए, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बताइए क्या होगा, कैसा होगा। तो लीनियर इक्वेशन होगी वो आपकी इस फॉर्म में होगी, ax प्लस बी इक्वल टू 0। ये केवल एक वेरिएबल में है। अगर दो वेरिएबल में आए तो वो हो जाएगी ax प्लस में by और प्लस में c बराबर 0, क्योंकि लीनियर इक्वेशन होते हैं वो दो वेरिएबल्स में भी तो हो सकती हैं। और अब हम इसका ग्राफ निकालना चाहें तो इसका ग्राफ होता है एक स्ट्रेट लाइन। देखिए कई बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर डायरेक्ट इस तरह की बातें पूछी जाती हैं कि आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल में है, ठीक है, या हमारे पास वन वेरिएबल में है और उसका फिर हमें ग्राफ निकालना हो तो उसके ग्राफ की टाइप कैसी होगी। भाई ग्राफ में स्ट्रेट बनेगी लाइन या ग्राफ कर्व बनेगा या कैसा बनेगा, तो वहां पे जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन का बनेगा। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगी यहाँ पे। इसके बारे में हम आगे और डिटेल से जिक्र करेंगे चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 में हम यहाँ पे ग्राफ ही बनाना सिखाएंगे आपको कि ग्राफ कैसे बना सकते हैं स्ट्रेट लाइन का। यानी ये जो लाइन आपके पास आएगी, इक्वेशन जो आपके पास है, इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे निकाल सकते हैं तो वो ग्राफ भी निकालना सिखाएंगे। और वो इस टाइप में बनता है आपका ग्राफ। जैसे ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश है, तो इस शेप में ऐसे आपके पास लाइनें बनेगी। ये लाइन बनेगी ऐसे कोई लाइन बन जाती है ऐसे। ये स्ट्रेट लाइन है सारी, ये सारी की सारी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। इस तरह का जब ग्राफ बनेगा तो वो कैसी इक्वेशन का बनेगा, लीनियर इक्वेशन का बनेगा। ठीक है,
इसके बाद हम बात करें अगर क्वाड्रेटिक के बारे में कि कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो, कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हो, उसका अगर हमें ग्राफ निकालना हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि ax² प्लस में bx प्लस c बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका ग्राफ क्या होगा, किस शेप का होगा? तो इसका जो ग्राफ होगा वो एक कर्व बनेगा, कर्व, ठीक है, और उस कर्व का नाम होता है पैराबोला। पैराबोला ये एक स्पेशल होता है, उस कर्व का नाम क्या होता है? पैराबोला। पैराबोला की भी 4 टाइपें होती हैं और वो चारों टाइपें हैं वो आपकी क्लास 11th में आएंगी। हम अगली क्लास में जिक्र करेंगे पैराबोला के बारे में। 4 तरह का होता है, लेफ्ट पैराबोला, राइट पैराबोला, अपवर्ड और डाउनवर्ड। 4 तरह के पैराबोला होते हैं, वो हम आगे जिक्र करेंगे, फिलहाल नहीं बताएंगे आपको ज्यादा डिटेल। 4 पैराबोला होते हैं, वो कैसी शेप होती है वो बता देता हूं मैं। जैसे कि इस तरह की शेप, ऐसी शेप बनाई जा सकती है, इस तरह से ऐसी शेप बनाई जा सकती है, फॉर ऐसे से। इसके अलावा इस तरह की शेप भी आ सकती है ऐसे, या फिर ऐसी शेप भी आ सकती है। तो यहाँ पे 4 तरह के पैराबोला बनते हैं और पैराबोला की जो टाइप होती है वो जो ग्राफ होता है वो किसमें बनता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कंपटीशन में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, उसका ग्राफ किस तरह का बनता है, स्ट्रेट लाइन बनती है या पैराबोला बनता है या कोई अदर तीसरा बनता है। तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका ग्राफ आपका कैसा होता है, कर्व होता है, लेकिन नाम उसका पैराबोला होता है। ठीक है, अगर आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल आ जाए या क्यूबिक इक्वेशन आ जाए तो उसका ग्राफ भी एक कर्व ही होता है। और उसका किस तरह का होता है मैं बताना चाहूंगा। जैसे हमारे पास आ जाए y बराबर एक्स क्यूब, ये मान लीजिए ये कोई क्यूबिक आपके पास इक्वेशन या पोलिनोमियल कह दे इसको। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। एक्स क्यूब जमा में 8 बराबर 0, एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0। आपके पास क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक में बहुत सारे एग्जांपल्स बनाए जा सकते हैं। तो उन सभी का जो डायग्राम होता है वो भी एक कर्व टाइप में ही बनता है। और किस तरह का कर्व बनता है वहां पर मैं बता देता हूं। जैसे कि हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश, वाई डैश, ये आपका सेंटर हो गया। तो इसका जो डायग्राम होगा वो बिल्कुल आपका इस शेप में बनता है, इस शेप में। ये जो शेप होती है ये शेप हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल में या क्यूबिक इक्वेशन में बनती है। क्यूबिक इक्वेशन का डायग्राम बनाना हो तो ऐसा बनेगा आपका। क्वाड्रेटिक का बनाना हो तो इस शेप में बनेगा। क्वाड्रेटिक का ऐसे पैराबोला, ऐसे भी बन सकता है पैराबोला, या ऐसे भी बन सकता है पैराबोला। पैराबोला की कई टाइप है, 4 टाइप है, चारों में से कोई भी बन सकता है। ठीक है, तो आज हमने केवल यही डिस्कस किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले उसके सपोर्ट के बारे में पढ़ा, यानी पोलिनोमियल के बारे में। पोलिनोमियल की सारी डिटेल हमने पढ़ी है। पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल को कितने तरीकों से बांट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेटिक के ऊपर हम आए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ऊपर आए, क्यूबिक पोलिनोमियल पे, बाई क्वाड्रेटिक के ऊपर आए, यानी कि सारी डिटेल हमने पढ़ी है। फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर आए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने जीरोज के बारे में पढ़ा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोज वाला। उसके बाद में इसका ग्राफिकली हमें पता होना चाहिए कि उसका ग्राफ कैसे बनता है, क्या होता है उसका ग्राफ, यानी ग्राफ का नाम क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बेसिक था, इंट्रोडक्शन था। इसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 के ऊपर चलते हैं। तब तक गुड बाय।